नमस्कार। अनजान से शादी। उसने नीचे चादर बिछाई और लेट गया। अंजलि तो लेटते ही सो गई। आदित्य नीचे लेटकर उसका चेहरा देख रहा था। कितनी खूबसूरत है। मुझे वह तो नहीं मिली जिसने मेरी जान बचाई थी, पर यह भी ठीक है। बिल्कुल जैसे मैं चाहता था वैसे ही है। रात में अंजलि ने एक दो बार पानी मांगा। आदित्य ने उसी वक्त उठकर उसे पानी पिलाया। फिर अंजलि के दर्द बहुत हो रहा था और बुखार भी था। उसने उसे तुरंत बुखार और दर्द की दवा दी। फिर उसके पास कुर्सी पर बैठकर उसे थपथपाकर सुलाने की कोशिश की। आदित्य भी वहीं उसका हाथ पकड़कर उसके बेड पर सर रखकर सो गया। सुबह लेट उठा। आदित्य पहले उठा। उसने देखा बाहर काफी रोशनी हो गई थी और लोगों के काम करने की आवाज आ रही थी। उसने अंजलि की तरफ देखा। वो आराम से सो रही थी। उसने धीरे से अंजलि के माथे को टच करके देखा। बुखार अभी भी था। नहाने के बाद वह सरपंच के पास गया। टीचर पहले ही आ गया था। आदित्य बोला, देखो मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। उसे तेज बुखार है। रात को भी था। मैंने दवा दे दी थी, वह फिर से हो गया है। टीचर जी, आप जाकर एसटीडी से कल वाले नंबर पर कॉल करके देखें। आपको सिर्फ यह कहना है कि मेजर आदित्य को चोट लगी है। यहाँ का एड्रेस दे देना। फिर सरपंच से बोला, मुझे एक बर्तन में ठंडा पानी ला दो और एक कपड़ा। मैं उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखता हूँ। उसने अंजलि के माथे पर ठंडी पट्टियां रखी। धीरे धीरे बुखार उतरने लगा। अंजलि को भी होश आने लगा। फिर कुछ देर में बुखार हल्का सा रह गया। तब आदित्य ने उसे खाना खिलाया। अंजलि कुछ बोल नहीं रही थी, बस चुपचाप आदित्य को देखे जा रही थी और जैसा वह कहता वह करती जा रही थी। टीचर एसटीडी पर गया। उसने पूछा, रात जहां फोन किया था वहां से कोई फोन आया? हाँ, आया था। मैंने उन्हें यहाँ का एड्रेस लिखवा दिया है। कितने बजे आया था? सुबह। सुबह आया था। फिर फोन पर समय देखकर बोला 6:30 बजे आया था। वह कह रहे थे कि वह आते हैं। उधर आर्मी रेजिडेंस में राहुल सुबह जॉगिंग करके आया। फोन देखा तो पिछली रात किसी अननोन नंबर से कॉल आई हुई थी। जब से उसे आदित्य के लापता होने का पता चला था तो बहुत परेशान था। वह सारी रात आदित्य को ढूंढने गए सोल्जर से बात करता रहा, पर उसे आदित्य का कहीं पता नहीं चल रहा था। उसने फोन पर भी ध्यान ही नहीं दिया। फोन कार में पड़ा था। जब उसने फोन चेक किया तो उसने जल्दी से उस नंबर पर कॉल किया। हाँ जी, किससे बात करनी है? मैं एसटीडी से बोल रहा हूँ, उधर से कोई बोला। सुनकर राहुल बोला, तुम्हारे यहाँ से रात को किसी ने फोन किया था? हाँ जी, कोई फौजी आया था। एक मिनट, बताता हूँ। उसने कॉपी खोल कर पढ़ते हुए कहा, मेजर आदित्य, आप हमारा पता लिख लो, वह फौजी यहाँ है, कहकर उसने एड्रेस लिखवा दिया। और उधर सरपंच के घर पर टीचर ने आकर आदित्य को सारी बात बताई। आदित्य को पता चला कि वह राहुल होगा। अगर 4:30 बजे बात हुई थी तो अब 12 बजने वाले हैं। वह लोग आते ही होंगे। तभी बाहर शोर होने लगा। आदित्य अंजलि को कहकर बाहर आया तो बाहर आर्मी की 5 लोगों की टीम थी। राहुल भागकर आदित्य के गले लग गया। बाकी ने आदित्य को सैल्यूट मारा। आंगन में 3 चारपाई बिछाई गई और सोल्जर्स को उस पर बैठाया गया। सब खड़े आदित्य के ऑर्डर का वेट कर रहे थे। आदित्य ने उन्हें बैठने को कहा तो सब बैठ गए। आदित्य राहुल को अंदर ले गया। बेड पर अंजलि को देखकर राहुल हैरान हो गया। उसने आदित्य को इशारे से पूछा कि यह कौन है? आदित्य ने बड़े आराम से अकड़ कर कहा, अंजलि, यह मेरा बेस्ट फ्रेंड कैप्टन राहुल है और राहुल, यह है मिसेज आदित्य वर्मा। ओके, हेलो, नाइस टू मीट यू, उसने अंजलि से कहा। फिर जब उसे याद आया कि आदित्य ने क्या कहा तो वह बोला, क्या क्या कहा तूने? फिर से बोल। आदित्य हंसते हुए बोला, मैंने कहा यह है मिसेज आदित्य वर्मा। राहुल के चेहरे पर खुशी छा गई। वह खुश होकर बोला कि मेरी भाभी जी हैं। सच्ची? कहकर उसने आदित्य को गले से लगाया। फिर अंजलि के पैरों के पास झुककर बोला, भाभी जी, माथा टेकता हूँ। अंजलि बोली, गॉड ब्लेस यू।
राहुल की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। उसने अंजलि से पूछा, आपने शादी कब और कैसे की? अंजलि ने शर्मा कर कहा कि यह तो आप इनसे ही पूछना। इनसे? आय हाय, क्या बात है? राहुल ने आकाश को कोहनी मारते हुए छेड़ा। अच्छा, अब चुप कर, बाकी बातें घर जाकर करेंगे। अभी खाना खा लो, फिर वापस चलते हैं। अंजलि को हॉस्पिटल भी जाना है। राहुल जाने लगा तो आदित्य बोला, ऐसा करना, अभी किसी को हमारे रिश्ते के बारे में मत बताना। ओके, मैं अभी सैनिकों को तैयार रहने को कहता हूँ। अभी चल रहे हैं। सैनिक सावधान हो गए। सबने जल्दी जल्दी खाना खाया। आदित्य ने भी अंजलि को खाना खिलाया। बच्चे, बूढ़े, जवान आदमी और सभी औरतें आए। वे इन्हें देखकर हंस रही थी। आदित्य ने बच्चों को इशारे से बुलाया और अपनी जेब से टॉफीज निकाल कर दी। सब टॉफीज लेकर वापस भाग गए। खाना खाने के बाद सब चलने को तैयार हो गए थे। आदित्य ने टीचर, सरपंच, घर की औरतों और वैद्य जी को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। राहुल बाकी सैनिकों के साथ सैनिक रेजिडेंस की तरफ चले गए, जबकि आदित्य अंजलि को लेकर हॉस्पिटल आ गया। इमरजेंसी वार्ड में आते ही विशाल भागकर अंजलि के पास आया और गले से लगाते हुए बोला, यार मेरी तो जान ही निकल गई थी। कैसी है तू? उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। अंजलि ने कहा, अरे आ गई ना मैं, अब क्यों रो रहा है? अच्छा छोड़ो मुझे। आदित्य पास खड़ा यह सब देख रहा था। जब अंजलि ने उसे छोड़ने को कहा तो आदित्य ने विशाल को पकड़कर पीछे हटाया और कहा, अभी अंजलि पूरी तरह ठीक नहीं है, आप प्लीज इसे चेक करें। अंजू, यह कौन है? विशाल ने अंजलि से पूछा। सिविल ड्रेस में होने के कारण से यह पता नहीं चल रहा था कि यह आर्मी में है। अंजू, यह कौन है? क्या रिश्ता है इसका अंजलि से? आदित्य को उससे जलन होने लगी। इसने मुझे अपना नाम अंजलि बताया और यह अंजू कह रहा है। शादी मुझसे की और गले उसके लग रही है। आदित्य सोच में डूबा चला जा रहा था। तभी अंजलि की आवाज ने उसकी सोच को तोड़ा। अंजलि विशाल से बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो और शोर मत करना। यह मेरे पति हैं, मेजर आदित्य वर्मा। और फिर आदित्य को बताया, यह मेरे बचपन का दोस्त है, हम पड़ोसी हैं और बचपन से साथ साथ खेले बड़े हैं। आदित्य ने उसे हेलो कहा। विशाल को पहले समझ नहीं आया। उन्होंने हेलो में सर हिलाया। क्या? पति? विशाल कुछ देर बाद जब बात समझ में आई तो वह इतना हैरान हुआ कि ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। उसने पहले अंजलि को देखा, फिर आदित्य को। पति? क्यों? क्यों मैं शादी नहीं कर सकती? विशाल ने आदित्य की तरफ ध्यान से देखा। बंदा तो ठीक लगता है, चलो इसे बाद में बात करता हूँ। फिर बोला, तुम दोनों को बधाई हो। आदित्य को उसकी बातों से लगा कि वह उनकी शादी से खुश नहीं है, क्योंकि जो खुशी उसने अंजलि के यहाँ आने पर दिखाई थी वैसी खुशी अब नहीं दिखाई। आदित्य को लगा कि शायद यह अंजलि को चाहता होगा। अंजलि है ही इतनी सुंदर और अच्छी। उधर विशाल को लग रहा है कि 2 दिन हुए हैं अंजलि को लापता हुए। 2 दिन की पहचान में कौन शादी करता है, वह भी असली? उसे लगा कि अंजलि के सिर पर चोट लगी है, इसी कारण वह ऐसी बातें कर रही है। उसने नर्स से कहा, इनका सीटी स्कैन करा लेना और डॉक्टर रमन को फोन करके बुला लो और हाँ, उन्हें बता देना कि पेशेंट डॉक्टर अंजलि हैं। फिर वह अंजलि से बोला, चलो मैं तुम्हें चेक कर लूँ। मैंने रमन को भी बुला लिया है, वह भी तुम्हें चेक कर लेगा। सर की चोट है, देखना तो पड़ेगा ही। जब वह अंजलि की टांग चेक करने लगा तो उसने आदित्य को बाहर जाने को कहा, पर अंजलि ने आदित्य का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। विशाल ने उसके हाथ की तरफ देखा। फिर अंजलि को चेक करते हुए विशाल ने पूछा, यह किसने ट्रीट किया? वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, इसीलिए वैद्य जी से करवाया। आदित्य ने चिंता में पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? अरे नहीं, बल्कि काफी अच्छा किया हुआ है। अब बस प्लास्टर करना है, बाकी यह चोटें भी ठीक लग रही हैं, विशाल बोला। आदित्य ने बताया, इन पर भी वैद्य जी की दी हुई दवा ही लगाई थी। अंजलि ने विशाल से पूछा, मेरे घर बताया क्या? आंटी का फोन आया था, काफी फिक्र कर रही थी। मैंने उन्हें यही कहा कि मौसम खराब होने के कारण तुम्हें और रुकना पड़ेगा।
अब जाकर फोन कर देता हूँ। नहीं रहने दो, इतनी रात को यूं ही परेशान होंगे। सुबह बता देना। अंजलि ने उसे रोक दिया। बुखार के लिए ड्रिप लगा दी गई थी और उसकी टांग को प्लास्टर कर दिया गया था। वहीं उसकी देखरेख के लिए रुक गया। देखो मैं यहाँ हूँ, जो भी चाहिए लाकर दे दूंगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं है, ओके? विशाल ने कहा। फिर आदित्य से बोला, अब आप भी जाइए। आपका थैंक यू, आपने इनका ख्याल रखा। अब हम संभाल लेंगे। आदित्य को बड़ा अजीब लगा। होता कौन है ये मुझे यहाँ से जाने के लिए कहने वाला? वह कुछ कहना ही वाला था कि तभी अंजलि ने कहा, विशाल ठीक कह रहा है, आप भी वापस घर जाकर आराम कर लें। आप 2 दिन से मेरी सेवा में लगे हुए हैं। नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। इस समय पर ऐसा भी नहीं हूँ कि मेरी पत्नी बीमार है और मैं घर पर आराम करूँ। मैं रात को आपके साथ ही रहूंगा। सुबह ड्यूटी पर जाना है तो सुबह चला जाऊंगा। उसने जानबूझकर पत्नी शब्द इस्तेमाल किया ताकि विशाल सुन सके। विशाल ने सुना भी। उसने पूछा, क्या सच में आप दोनों ने शादी कर ली? अंजलि कहाँ है? अंजलि? तभी डॉक्टर रमन भी वहां आ गया। उसने आते ही अंजलि का हाथ पकड़ लिया। अंजलि कैसी हो? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। अब यह बिल्कुल ठीक है, बस इसका सीटी स्कैन चेक कर लेना। फिर आदित्य की तरफ देखते हुए पूछा, ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों को शादी करनी पड़ी? शादी? किसकी? किससे? रमन ने हैरान होकर कहा। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? हीरो हीरोइन मिलते हैं, पहली नजर में प्यार और दूसरी नजर में शादी। विशाल बोला। आप दोनों को बधाई हो, रमन ने बोला। आदित्य के दिल को अब शांति मिली। अब उसे इन दोनों का कोई डर नहीं था। इन दोनों का तो क्या, अब किसी का भी डर नहीं था। उसने प्यार से अंजलि की तरफ देखा। अंजलि भी उसे ही देख रही थी। आदित्य ने उसके चेहरे पर पड़े हुए बाल कान के पीछे किए। विशाल और रमन पास ही खड़े देख रहे थे। फिर दोनों चुपचाप वहां से निकल लिए। आदित्य के जाने के बाद विशाल अंजलि के पास आया और बोला, कमाल है, 2 दिन में तुम पति कहाँ से ढूंढ लाई? तुझे बताया तो था। मुझे तेरे लव एट फर्स्ट साइट वाली बात पर विश्वास नहीं होता। भला तुझे कंधों पर उठाकर गांव तक ले जाते जाते उसे तुझसे प्यार हो गया और सबसे बड़ी बात, तुमने हाँ कर दी। मैं मान नहीं सकता। तू मुझे सच सच बता, क्या बात है? विशाल ने कहा। सच बताऊं, मुझे काफी चोट लगी थी और कपड़े बदलवाने के लिए कोई लेडी नहीं आ रही थी, क्योंकि उन लोगों को लगा कि हम पति पत्नी हैं। तो कोई नहीं आया। अब आदित्य को ही मेरी हेल्प करनी पड़ी थी कपड़े बदलने में। तब उसने मुझसे पूछा कि मेरी शादी हो गई है। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा कोई बॉयफ्रेंड है। मैंने कहा नहीं। तब उसने बताया कि उसकी भी शादी नहीं हुई है और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तब उसने जो कहा वह बहुत अजीब था। वह बोला कि हम दोनों अजनबी हैं, ऐसे में मैं तुम्हारे कपड़े नहीं बदल सकता। तुम्हें भी अजीब लगेगा, इसलिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर पति पत्नी होने के बाद हमें उतना अजीब नहीं लगेगा। मुझे उसकी बात बहुत ही अच्छी लगी। वह एक एंजल लग रहा था। सो मैंने हाँ कर दी। अंजलि ने डिटेल में उनकी सारी बात बताई। वाओ, अमेजिंग। मैं भी अब से किसी खूबसूरत लड़की को ट्रीट करूंगा तो उससे पूछ लूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी मैं तुम्हें ट्रीट कर सकूंगा। हाँ हाँ, विशाल ने मजाक उड़ाया। तुम्हें उसमें रब दिखने लगा? तुम्हें तो यह गाना गाना चाहिए था, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। विशाल आगे क्या हुआ वह तो सुनो। आदित्य जब नहा कर आए ना, विशाल फिर बीच में बोल पड़ा, तुम्हारी नीयत बदल गई। तुम उसकी 8 पैक्स वाली बॉडी देखकर पिघल गई। कमीने, अगर एक लफ्ज भी और बोला ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। चुपचाप मेरी बात सुन। वह जब नहा कर आया और मैंने इसका चेहरा देखा, क्योंकि पहले तो उसके चेहरे पर काला रंग लगा हुआ था। नहाने के बाद उसका चेहरा साफ हो गया। पता है, यह वही बंदा है जो मुझे उस रात सड़क पर मिला था, जिसे मैं हॉस्पिटल लेकर आई थी, जिससे मुझे प्यार हो गया था। इतना ढूंढने पर भी वह नहीं मिल रहा था। नसीब से अब वह मेरा पति है। विशाल हैरानी से उसे देखता हुआ बोला, सच्ची? तुझे पक्का याद है? अंजू, मुझे तेरे लिए बहुत खुशी हो रही है। विशाल, तुमने मेरे घर फोन कर दिया था? हाँ, कर दिया था। वह आते ही होंगे। अंजलि आंखें बंद करके सो गई। तभी उसके मम्मी पापा और भैया आ गए।
माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। उनके रोने की आवाज़ सुनकर अंजलि की आंखें खुल गई। माँ को रोते देखकर वह भी रो पड़ी। तीनों ने आकर अंजलि को गले से लगा लिया। हमें तो किसी ने बताया ही नहीं हमारी बेटी किस हाल में है। आज संजू आया तो पता चला। इस विशाल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाय मेरी बेटी, अब क्या कंडीशन है? पापा ने पूछा। अब ठीक हूँ पापा, बस थोड़ा सा बुखार है और थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी महीने तक। मुझे विशाल ने कल रात बताया था तो मैं सुबह ही आ गया। कीटू और तेरी भाभी भी आए हैं, घर पर हैं। भगवान का शुक्र है तू बच गई। मैंने सुना तू मिट्टी के ढेर में दब गई थी। संजू भैया ने पूछा। हाँ भैया, जब मैं ऊपर से गिरी तो मेरे ऊपर मिट्टी का ढेर गिर गया था। मैं तो दम घुट के मरने ही वाली थी कि तभी मेजर आदित्य वर्मा आ गई। उन्होंने मुझे बड़ी कोशिश करके बाहर निकाला, फिर 5 किलोमीटर तक मुझे अपने कंधों पर उठाकर एक गांव में ले गए। हाँ भाई, तारीफ के काबिल हैं। मुश्किल है भाई इतनी मोटे को उठाना, कौन सा आसान काम है? उसके भैया कहकर हंसते हैं। आकाश ने जाकर कर्नल को सैल्यूट किया। कर्नल ने पूछा, अब कैसी तबीयत है उस लेडी डॉक्टर की? हम तुम्हारा रात को वेट कर रहे थे पर तुम आए नहीं, क्यों? कर्नल, मैंने उस डॉक्टर से शादी कर ली है, इसीलिए मैं उसकी देख रेख के लिए रुक गया था। शादी कर ली? गुड, मुझे नाज है तुम पर। लाइक माई बॉय। कोई फैसला लो, छठ से लो। फिर आज क्यों आ गई? अभी और ध्यान रखते उसका। सर मैं रिपोर्ट करने आया था। ओके, ऐसा करो 2 दिन का रेस्ट लिख देता हूँ, मंडे को आ जाना। थैंक यू कर्नल, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी बहू से भी मिलना है। ठीक है सर, जरूर मिलवाऊंगा, कहकर वह वहां से भाग लिया। उसने मैस में से अंजलि के लिए खाना डलवाया और जल्दी जल्दी जाने लगा। उसे सामने से राहुल आता दिखा। राहुल, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तेरी भाभी से मिलने। कर्नल ने 2 दिन की छुट्टी दी है। वाह, भाभी कैसी हैं? रात भर बुखार था, सुबह थोड़ा कम हो गया, अब जाकर देखता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं शाम को आता हूँ। ऐसा करना, मेरे 1-2 सूट ले आना। वह जीप में बैठ गया और सीधे हॉस्पिटल जाकर रुका। वह अंजलि के वार्ड में पहुंचा तो अंजलि वहां नहीं थी। वह घबरा गया। उसने नर्स को आवाज दी। सिस्टर, यहाँ डॉक्टर अंजलि थी, वह कहाँ है? उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, चलिए मैं ले चलती हूँ। नर्स उसे कमरे के बाहर छोड़ गई। आदित्य दरवाजा खोलकर अंदर आया तो वहां ठिठक गया। कमरा तो सारा भरा पड़ा था। उसे ध्यान नहीं था कि अंजलि के मम्मी पापा आ जाएंगे। वह वहीं खड़ा देखता रह गया। सभी ने जब एक स्मार्ट आर्मी ऑफिसर को अंदर आते देखा तो वह भी हैरान हो गए और उसे देखने लगे। अंजलि बोली, आदित्य जी आप अंदर आ जाइए। आदित्य ने पूछा, अंजलि अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बुखार तो नहीं हुआ दोबारा? पहले से फर्क है आदित्य जी। यह मेरी मम्मी पापा हैं और यह मेरे भैया हैं और यह आदित्य है जिन्होंने मुझे बचाया है। हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। तुम्हारे कारण हमारी बेटी बच गई है। अंजलि के पापा बोले। अंकल अब ऐसा ना बोले, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर आदित्य ने अंजलि की ओर देखा। उसने इशारे से कहा, अभी नहीं बताया है। तब आदित्य ने कहा, अंजलि मैं तुम्हारे लिए खाना लाया था, यह लो खा लो। मुझे बनाना नहीं आता तो मैं मैस से ले आया। हमारी मैस में बहुत अच्छा खाना बनता है, तुम्हें पसंद आएगा। अंजलि और बाकी सब भी उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। अंजलि ने धीरे से पूछा, आप तो ड्यूटी पर गए थे, फिर इस वक्त कैसे? कर्नल से बात की थी तो तुम इस वक्त अकेली हो, इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दी। फिर धीरे से अंजलि से कहा, तुम इन्हें बताती हो या मैं बताऊं? आदित्य अंजलि के पापा और उसके भैया से बात कर रहे थे। सभी बातें कर ही रहे थे कि विशाल आ गया। उसने आकर सबको कहा, नमस्ते। आंटी उसे देखते ही बोली, विशाल अब तो इतना बड़ा हो गया कि तुमने मुझसे अंजू की खबर छुपाई। संजू को इतनी दूर से बुला लिया और हमें खबर भी नहीं की। वह तो मुझे आपकी चिंता हो रही थी। मेरी खूबसूरत आंटी की नींद खराब हो जाती तो डार्क सर्कल्स पड़ जाते। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? फिर अंजलि ठीक थी, आपके दामाद जी थे उनके पास उनकी केयर करने के लिए पूरी रात। उसने आदित्य की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने सोचा कि आदित्य सबसे इतना घुल मिल कर बातें कर रहा है तो पता चल गया होगा। यह कैसी बातें कर रहे हो? किसका दामाद? कौन दामाद? उन्होंने पूछा।
अंजलि ने अपने माथे पर हाथ मारा। तब आदित्य बोला, मैं बताता हूँ, अंजलि और मैंने शादी कर ली है। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि शादी करनी पड़ी। अंजलि ने उसकी बात सुनी तो वह और भी परेशान हो गई। हालात, शब्द, ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कुछ गलत किया हो और शादी के बिना चारा ही ना हो। वह बोली, पापा मैं बताती हूँ असल में क्या हुआ था। अंजलि ने उन्हें सारी बात बताई। अंजलि के पापा ने कहा, नहीं, मैं इस शादी को नहीं मानता। अंजलि ने कहा, पापा। बीच में ही उसके पापा ने उसकी बात काटते हुए बोला, तू चुप कर, तुझे अपना जीवन साथी चुनने की समझ नहीं है। अगर होती तो कब का चुन लिया होता, इतनी उम्र तक इंतजार नहीं करती। लेकिन अंकल, मैं आर्मी में मेजर हूँ और इतना कमाता हूँ कि मैं इसे घर बिठा कर खिला सकता हूँ। यह बात और है कि यह डॉक्टर है। आदित्य ने कहा, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं मानता। अंजलि के पापा ने कहा। सारे चुप। इनके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंजलि की आंखों में आंसू बह निकले। वह बोल कुछ नहीं पा रही थी। आदित्य उसकी तरफ देखकर सोच रहा था कि अब उनका क्या होगा। अब सब ने इस तरह मुंह क्यों बना लिया, जैसे पता नहीं क्या हो गया। तुम लोगों ने इतना बड़ा झटका दिया तो थोड़ा झटका तो मेरा भी देना बनता है ना। क्यों आदित्य, पापा ने हंसते हुए कहा। सब हैरान होकर उनकी ओर देखने लगे। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जब बात समझ में आई तो अंजलि और जोर जोर से रोने लगी। उसके पापा ने उसे गले से लगा लिया। अरे अब चुप हो जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था। इतना अच्छा दामाद तो मुझे सदियों में भी ढूंढने पर नहीं मिलता, जो तू 2 दिन में ढूंढ लाई। फिर आदित्य से बोले, माफ कर दो बेटा, अगर मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया हो तो। मुझे तुम बहुत पसंद हो। नहीं अंकल जी, ऐसा नहीं है, आप बड़े हैं, बस आशीर्वाद दीजिए। आदित्य ने उनके चरण छूते हुए कहा। अंजलि ने अपने पापा से कहा कि पापा, सच में आदित्य बहुत अच्छे हैं। विशाल अंजलि के पास ही खड़ा था और बोला, देखा अंकल, अभी से उसकी साइड लेने लगे। उन दोनों का बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। फिर एक रात अंजलि ने आदित्य से कहा कि एक बात पूछूं, हम दोनों तो अचानक मिले थे, क्या मुझसे पहले भी आप किसी को पसंद करते थे? आदित्य सोचकर बोला, मुझे नहीं पता किसमें लूं, प्यार या किस्मत, पता नहीं, पर मैं तुम्हें बताऊंगा। असल में 1 साल पहले मुझे एक मिशन के दौरान गोलियां लगी थी, तुम्हारे घर के पास की गलियों में। फिर वहां मुझे एक लड़की ने बचाया। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी, बस उसका दुपट्टा मेरे पास था, जो मेरे पास ही पड़ा है। वह मुझे हॉस्पिटल ले गई, लेकिन उसी रात मुझे आर्मी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। मैं ठीक होने के बाद उसे ढूंढने पहले उन्हीं गलियों में गया। किसी ने मुझे आवारागर्दी के जुर्म में पुलिस को पकड़ा दिया। क्या सच्ची? अंजलि ने मजाक से पूछा और हंस दी। और नहीं तो क्या, वह तो राहुल था जिसने आकर मुझे बचा लिया। उसके बाद मैं उस हॉस्पिटल में भी गया, पर वह नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि जिसका नाम पता ही नहीं मालूम, उसे कैसे ढूंढा जा सकता है। फिर वक्त गुजरता गया और रब ने मुझे तुमसे मिला दिया। मैं रब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हाँ, अब मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरा पहला प्यार था वही मेरा जीवन साथी बना। यह क्या कह रही हो, पहला प्यार? मैं? कैसे? हमें मिले तो कुछ ही घंटे हुए थे और मैंने तुम्हें शादी के लिए कह दिया था। इन घंटों में प्यार कैसे? आदित्य ने पूछा। अब इसे इत्तेफाक कहो या किस्मत, साल पहले जिस लड़की ने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया था वह कोई और नहीं, मैं ही थी। क्या? क्या सच में वह तुम हो? कहकर उसने अंजलि को गले से लगा लिया। अंजलि, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। मेरा पहला प्यार भी तुम हो और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।